नॉर्मली मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे कि हम लोग खाना खाते वक्त अपनी प्लेट बनाते हैं कि जैसे देखिए आपका अगर लंच या डिनर है तो आप खाली एक की जो आइटम है उसका पूरा प्लेट भरा हुआ नहीं होता है। आपके प्लेट में राइस होगा, सब्जी होगी, थोड़ा पिकल होगा या फिर ग्रीन सैलेड होगा, ये सब होगा, चावल होगा। उसी तरह से आप जब कोई भी पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का बनाते हो तो आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फिर मल्टी कैप और इंटरनेशनल फंड्स, इन सब फंड्स का होना और अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में होना उतना ही जरूरी है। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एक मिड कैप फंड का नाम है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। देखिए कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन आप दबाना ना भूलना, क्योंकि जब भी मैं कोई नया, अगर आप बेल आइकॉन दबाते हो तो जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसका एक अलर्ट मिल जाता है और आप वो वीडियो मिस नहीं आपका वो वीडियो मिस नहीं होता है। तो चलिए आज हम लोग रिव्यू करते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का। ठीक है, उसके पहले मैं हमेशा, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा रिपीट हो रहा है, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर है उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समझना कि ये फंड की कैटेगरी क्या है। देखिए मिड कैप फंड मतलब क्या होता है कि ये फंड जो है, ठीक है, सेबी ने क्या किया है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से पहले जो टॉप 100 कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनीज बनते हैं उनको लार्ज कैप बोला है। 101 से लगा के 250 तक की जो कंपनीज है वो मिड कैप कैटेगरी में आती है और 251 से लगा के आगे जो सब कंपनीज है वो स्मॉल कैप कैटेगरीज में आती है। तो इस मिड कैप फंड में क्या होता है कि 101 से लगा के 250 तक जो कंपनी है उन कंपनीज में इन फंड को कम से कम 65% तो निवेश करना, उनको निवेश करने का उन लोगों के ऊपर बंधन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 0 to 65 कम से कम उनको मिड कैप में करना है, वो 100% भी कर सकते हैं। तो जो बचा कुचा जो दूसरा 35% है वो 35% ये इन फंड में लार्ज कैप में निवेश कर सकते हैं, स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं या फिर डेट फंड में, डेट आइटम में जैसे कि ट्रेजरी बिल या फिर जैसे इन डेट प्रोडक्ट में भी ये लोग निवेश कर सकते हैं। तो अगर ठीक से अगर समझना हो तो क्विकली समझ लेते कि मिड कैप फंड क्या होता है। तो देखिए पहले इन फंड्स का देखा जाए तो ये जो मिड कैप कंपनीज है ये लार्ज कैप कंपनीज की तरह एक बड़ा साइज में नहीं होता है, तो इनको ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल यहाँ पे है। अगर आप पूरा पढ़ना चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा पढ़ने वाला नहीं हूँ, मुझे वीडियो का लेंथ के ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है। तो यहाँ पे मिड कैप फंड क्या होते हैं, तो मिड कैप फंड जो लार्ज कैप फंड्स है उनके कंपेयर टू ये फंड्स आपको कम वोलाटाइल होंगे और उनके कंपेयर टू आपको यहाँ पे रिस्क ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा रिटर्न की भी गुंजाइश रहेगी। इसी रिलेशन में अगर आप मिड कैप फंड देखते हैं तो स्मॉल कैप से कम वोलाटाइल रहते हैं और स्मॉल कैप से इन फंड में थोड़ा कम रिटर्न आने की संभावना होती है। मिड कैप फंड में जिन लोगों का अगर जो मार्केट जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 7 या 7 साल के ऊपर का है, ऐसे लोगों को मिड कैप फंड में निवेश करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों का जो निवेश का जो उनका जो होराइजन है या टाइम स्पैन है वो अगर 5 साल से कम है तो ऐसे लोग मिड कैप फंड से दूर रहे तो अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं कि मिड कैप फंड में निवेश करने के बेनिफिट क्या क्या है। मिड कैप फंड जो होते हैं वो 100, जैसे मैंने कहा, इन्वेस्ट इन वन फंड 250 जो कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 101 से लगा के 250 तक उन कंपनीज में इनका निवेश होता है। तो ये कंपनीज स्मॉल कैप जैसे मार्केट में नई आई हुई कंपनीज नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्वालिटी स्टॉक्स भी इनके पोर्टफोलियो में आ जाते हैं कि जैसे जैसे कुछ सेक्टर्स है जो लार्ज कैप में आपको मिल नहीं सकते लेकिन वो मिड कैप में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि अगर बैटरी अगर देखा जाए तो बैटरी मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनीज है जैसे कि अमर राजा बैटरीज या एक्साइड बैटरीज, ये दो कंपनीज के जो लीडिंग मैन्युफैक्चर है ये आपको लार्ज कैप में नहीं मिलेगी, ये आपको मिड कैप स्मॉल कैप में मिलेंगे। तो वैसे मिड कैप फंड्स आर डेवलपिंग स्टेज में होती है, तो यहाँ पे आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। उसके बाद देखते हैं कि इस फंड के फंड मैनेजर के बारे में। देखिए पंकज तिब्रेवाल इस फंड के फंड मैनेजर है, इनको 7 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है और ये जो फंड है वो 20 जून 2003 से मैनेज कर रहे हैं।
तो यहाँ पे अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो दूसरे दो स्कीम्स वो इसी के साथ मैनेज कर रहे हैं इस कोटक महिंद्रा में, उसका नाम है कोटक स्मॉल कैप फंड और कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड। तो इनके जो दो बाकी फंड्स है वो तीनों फंड के यहाँ पे मैंने कंपैरिजन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे 3 फंड का कंपेयर कर लेना, लेकिन फंड कैटेगरी के हिसाब से कंपेयर करना ज्यादा अच्छा रहेगा, ना कि आप सीधा पॉइंट टू पॉइंट जो रिटर्न्स है वो कंपेयर करो। उसके बाद इस फंड का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड इज टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन फ्रॉम अ पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट by investing in predominantly large mid cap size companies। फंड के फैक्ट्स जान लेते। इस फंड का 31 दिसंबर 2020 का अगर देखा जाए तो वहां पे जो AUM था वो 9,357 करोड़। फंड का इंसेप्शन 30 मार्च 2007 का है। देखिए ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको जो इंफॉर्मेशन देता हूं ये इंफॉर्मेशन विदाउट मीनिंग नहीं लेता हूं। आपको अगर मैं फंड का इंसेप्शन बताता हूं तो मुझे आपको मैसेज देना है कि ये फंड मार्केट में कितने सालों से मौजूद है। अगर ज्यादा सालों से कोई फंड मार्केट में मौजूद है और वो अच्छा खासा रिटर्न कंसिस्टेंटली दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि वो फंड ने मार्केट में जो लगभग जो अलग अलग साइकिल्स आए, जैसे कि अगर 2003 का अगर 7 का फंड है तो 2008 में जब सब प्राइम इश्यू हुआ था उस टाइम पे एक मार्केट टूटा था। उसके बाद 2011 और 12 में रिएक्शन आए थे। उसके बाद अगर 2000 अभी जो रिसेंटली जो कोविड का केस हुआ, डिफरेंट मार्केट साइकिल में ये फंड ने कैसे परफॉर्म किया है ये आपको यहाँ पे पता चल जाता है। तो फंड का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 100। मिड कैप कैटेगरी का फंड है। कम से कम आपको अगर आप एक मुश्त निवेश करना चाहते हो तो 5,000 का निवेश आपको बंधन का रखे। अगर आप SIP कर रहे हो तो कम से कम 1000 रुपीज का आपको SIP करना होगा। डिविडेंड और ग्रोथ दोनों ऑप्शंस आपको इस फंड में मिलेंगे। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1.82% है एक रेगुलर प्लान के लिए। रिस्क जैसे मैंने कहा कि किसी भी इक्विटी फंड के जो हिसाब से उसमें यहाँ पे मॉडरेट टू हाई रिस्क है। अगर आप इस फंड को 1 साल के पहले अगर आपका निवेश निकाल लेते हो तो आपको 1% जो है वो यहाँ पे एग्जिट लोड बैठेगा। फंड का असेट एलोकेशन जान लेते। 99.34% जो इक्विटी में 0.66% जो है वो आपका इस फंड का जो है वो डेप्ट और डेप्ट रिलेटेड प्रोडक्ट पे है। लार्ज कैप में 13.72%, मिड कैप में 65.78%, स्मॉल कैप में 19.84। मुझे ये फंड में ये बात काफी यहाँ पे अच्छी लग रही है कि इनका एक्सपोजर इक्विटी में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों जगह है। तो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन इस फंड में हम लोगों को मिल सकता है। दूसरा पोर्टफोलियो देख लेते। देखिए 10 जो टॉप होल्डिंग्स है उनके मैंने यहाँ पे नाम दिए हुए। सुप्रीम इंडस्ट्रीज का 6.22%, कोरोमंडल में 44.29%। वैसे मैं पूरे नाम नहीं पढ़ूंगा। जैसे PI इंडस्ट्री जो है उस पर 2.98% और टॉप 10 होल्डिंग है वहां पे उनका 34.09% का निवेश है। टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जो है वो 65 है। मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूं कि किसी भी अगर फंड है उसमें जितने एक 50 के करीब या थोड़ा ऊपर नीचे रहे तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर ज्यादा अगर आपका पोर्टफोलियो का कंपनी का साइज है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि आपका ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को एक ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग मिड कैप का रिव्यू कर रहे हैं तो मिड कैप का जो बास्केट है, चूजिंग बास्केट, वो आपका 150 कंपनीज का है। तो यहाँ पे आपको वहां पे जो है वो उतनी कंपनीज और उतना मार्केट कैपिटलाइजेशन उनका अवेलेबल है। दूसरा मैंने सेक्टर वाइज दिया है, पूरे सेक्टर्स दिए। टोटल जो इनका निवेश है जो सबसे लार्ज जो है उनका इंडस्ट्री प्रोडक्ट में 14.91%। आप यहाँ पे स्क्रीन पॉज करके या वीडियो पॉज करके पूरा डिटेल जो है वो शांति से पढ़ सकते हैं। चेंज इन पोर्टफोलियो। चेंज इन पोर्टफोलियो मतलब क्या कि लास्ट ईयर 1 जनवरी 2020 से लगा के 1 जनवरी 2021 तक इस फंड ने किन किन शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया और किन शेयर्स को इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में से बाहर निकाला। तो यहाँ पे मैंने उन कंपनीज के नाम, वो कौन से सेक्टर में बिलोंग करते हैं उन सेक्टर के नाम, और साथ ही में मैंने आपको यहाँ पे उनका एलोकेशन, टोटल AUM जो है उसमें इन स्क्रिप्ट्स का एलोकेशन कितना है वो डिटेल्स भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है।
आप ये स्क्रीन पॉज करके जरूर ठीक से पढ़ लेना, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि फंड मैनेजर है वो किस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, ग्रोथ पे कर रहे हैं या फिर वैल्यू स्ट्रैटेजी कर रहे हैं या फिर किस सेक्टर पे थोड़े बुलिश है। देखिए अगर यहाँ पे झट से देख लिया जाए तो लास्ट 1 साल में उन्होंने हेल्थ केयर के 2 कंपनीज को ऐड किया है, जैसे कि उन्होंने लॉरस लैब को ऐड किया है और ग्लैंड फार्मा को ऐड किया है। वही वहां पे देखा जाए तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की जो है वो कंपनीज को उन्होंने यहाँ पे बाहर किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये दोनों इंफॉर्मेशन इस स्क्रीन में मिल जाएंगे। पीयर के साथ कंपैरिजन कर लेते। देखिए इस फंड का जो है वो मैंने 1, 3 और 5 साल और एवीएम यहाँ पे दिया है। ख्याल में आपको ये रखना है कि ये 1, 3, 5 साल के जो रिटर्न है ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न है। ये आपके तो समझो 1 जनवरी लगा के 31 दिसंबर तक क्या रिटर्न आएंगे वो रिटर्न है। यहाँ पे मैंने आपको कैटेगरी के रिटर्न उस फंड के दिए है, साथ ही में आपको मैंने बेंचमार्क इंडेक्स के भी 1, 3, 5 साल के जो है वो रिटर्न यहाँ पे मैंने आपको दिए हुए। इंपॉर्टेंट रेशियो, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपको आपका फंड रिस्क के हिसाब से समझना ज्यादा जरूरी है। नॉर्मली आदमी गलती कर बैठता है कि वो खाली रिटर्न पे फोकस करता है, ऐसा निवेशक को नहीं करना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो उस पर ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। तो इस फंड का मैंने आपको इस फंड का इस कैटेगरी का और बेंचमार्क इंडेक्स का यहाँ पे जो है आपको ये मैंने रिस्क रेशियो दिया है। यहाँ पे भी आप पॉज करके बाकी जो फंड्स के रिस्क रेशियो है उनके साथ यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन से टाइप के निवेशक इस फंड में निवेश कर सकते हैं। देखिए ये मिड कैप फंड है, तो अगर आपका रिस्क एपिटाइट ठीक ठाक है तो ही आप ऐसे कैटेगरी के फंड में निवेश करें। दूसरा, जो निवेशक इन्फ्लेशन को बीट करने वाले रिटर्न उनके लिए जरूरी है, ऐसे निवेशक इस फंड में निवेश कर देते हैं। जो निवेशक एक लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, ऐसे निवेशक ऐसे फंड में निवेश कर सकते हैं। जो निवेशक जो है लॉन्ग टर्म गोल के लिए, जैसे बच्चों की शादी, एजुकेशन, रिटायरमेंट के लिए निवेश कर रहे हैं, वो लोग इस ऐसे कैटेगरी के फंड में जरूर निवेश कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मैं ये जो फंड के रिव्यू बनाता हूं ये एक ट्रेनिंग पर्पज है, ना कि मैं इस फंड का आपको एडवाइस दे रहा हूं। तो आप जब भी निवेश करो तो आपके एडवाइजर से या आपके फंड के डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके उसके बाद में ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको आपके निवेश के लिए यह फंड जो मैंने रिव्यू किया है वो ठीक है क्या नहीं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना न भूलना, क्योंकि जब भी अगर आप बेल आइकॉन दबाते हो तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसका एक अलर्ट मिल जाता है और आपको मिस नहीं कर पाते। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर करें तो जरूर शेयर कर देना। और अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।